एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सेमेस्टर का पेपर हिंदी के 2016 से लेकर के 2023 तक के सभी सभी लघुत्तरी प्रश्नों को कराऊंगी। तो सभी लोग आ जाइए ताकि मैं क्लास को शुरू कर सकूं। चलिए, सभी लोग एक बार क्लियर कर दीजिए कि वॉइस क्लियर है या नहीं। बात करते हैं यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन की। 2016 का पेपर शुरू करते हैं और 2016 के पेपर में पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है कि योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो आपको मैंने पढ़ाया हुआ था कि जो रचना के आधार पर या रचना की दृष्टि से आपके शब्द जो होते हैं वो तीन। चलिए, बात करते हैं यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन की। 2016 का पेपर शुरू करते हैं और 2016 के पेपर में पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है कि योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो आपको मैंने पढ़ाया हुआ था कि जो रचना के आधार पर या रचना की दृष्टि से आपके शब्द जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं, यौगिक होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो यहाँ पर योग रूढ़ शब्द के बारे में पूछा है। तो योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, जल्दी से बताइए। मैंने आपको इसकी बहुत सारी ट्रिक्स भी बताई थी कि जितने भी आपके भगवान होते हैं वो इसी में आते हैं। ठीक है, किसी का पर्यायवाची जो होता है वो इसी में आता है। ठीक है, तो वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं तथा अनेक कई अर्थ देते हैं। ठीक है, यानी उनके कई अर्थ देते हैं, यानी वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं और उनके कई सारे अर्थ होते हैं परंतु उनका एक ही अर्थ लिया जाता है। होते तो बहुत सारे हैं, जैसे मैंने कहा कि कमल। ठीक है, कमल तो हमने कहा पंकज। ठीक है, कमल यानी जिसका अर्थ होता है कीचड़ में जन्म लेना। ठीक है, तो कमल को हम पंकज कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कमल के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिया, पंकज लिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं तथा उनके कई सारे अर्थ होते हैं लेकिन हम उनका एक ही अर्थ लेते हैं या उनका एक ही अर्थ लिया जाता है, अन्य अर्थ छोड़ दिए जाते हैं, यानी बाकी जो अर्थ होते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे कि चक्रपाणी, जिसके हाथ में चक्र हो, कौन है जल्दी से बताओ, कौन से भगवान है, जलज यानी जल में जन्म लेने वाला। ठीक है, जैसे कि हमारा कमल। दशानन, जिनके दश हैं आनंद। ठीक है, तो ये सभी आपके क्या हैं, ये आपके, बहुत बढ़िया, तो ये सभी आपके क्या हो गए, विष्णु भगवान जी। कृष्ण जी किसने कह दिया भाई, जिनके हाथ में है जो क्या है, चक्रपाणी, जिनके हाथ में है चक्र। ठीक है, तो वो होते हैं विष्णु भगवान जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा मुहावरा। मुहावरे के बारे में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, तो जब मैं पढ़ा रही थी वहाँ पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे कि मुहावरा किस भाषा से लिया गया है। ठीक है, लोकोक्तियाँ किस भाषा से ली गई, अगर आपको याद होगा अच्छे से। सबसे पहले आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि वो जल्दी से आएँ और अपनी क्लास को ना छोड़े। यहाँ पर एक तरीके से आपका रिविजन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हिंदी इतनी आपकी लेंदी नहीं है, ना ही इतनी टफ होती है। आप हमेशा से जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो वही सारी चीज़ें रिपीट कर करके आती हैं, तो आपका यहाँ पर रिविजन हो रहा है। अगर आप इतना ही कवर कर लोगे तो हिंदी में समझ लीजिए आपका आज ही कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपकी जितनी भी पीडीएफ हैं सब फ्री दूंगी, जैसे मैंने सेकंड सेमेस्टर में दिया था। सारी चीज़ें फ्री हैं, बस आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। आपको कहीं भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। बात करते हैं मुहावरा। मुहावरा क्या होता है, मुहावरा जो होता है ये मूलतः किस भाषा का शब्द होता है, ये अरबी भाषा का शब्द है। जो आपका मुहावरा है ये अरबी भाषा का शब्द है। तो मेरे प्यारे मित्र, जल्दी से बताइए लोकोक्तियाँ किस भाषा की से आई है, जल्दी से बताइए। तो मुहावरा जो है ये एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बातचीत करना। क्या मतलब होता है जिसका अर्थ होता है बातचीत करना। ठीक है, जब कोई वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करे, यानी जब कोई वाक्यांश क्या होता है, ठीक है, अपने साधारण अर्थ को छोड़ करके कोई नया शब्द यानी कोई नए अर्थ को व्यक्त करे, उसे हम मुहावरा कहते हैं। जैसे आंखें फैल जाना यानी कि बहुत हैरानी होना। ठीक है, खुशी में झूम उठना यानी बहुत प्रसन्न होना। जैसे कि आप लोगों का रिजल्ट जब बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा तो आप लोग क्या हो जाएंगे, खुशी से झूम उठेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं।
कौन कौन से होते हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला होता है एकार्थी शब्द, ठीक है, जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है। दूसरा होता है अनेकार्थी शब्द, ठीक है, जो शब्द प्रयोग के अनुसार क्या होता है, अलग अलग अर्थ देते हैं। विपरीतार्थक शब्द, जिनको हम विलोम शब्द कहते हैं, जो उल्टा अर्थ देते हैं। समानार्थी यानी एक समान अर्थ देने वाले शब्दों को, ठीक है। समरूपी भिन्नार्थक शब्द, ठीक है, समरूपी भिन्नार्थक शब्द क्या होता है, जो ऐसे शब्द जो देखने में तो सेम होते हैं लेकिन क्या होता है, उनका अर्थ अलग होता है, ठीक है। अगर आप उनको सही तरीके से नहीं देखोगे तो अर्थ का अनर्थ बन जाता है। चलिए, तो ये होते हैं 5 प्रकार के हमारे शब्दों के भेद, क्या होते हैं अर्थ के आधार पर। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और समरूप भिन्नार्थक शब्द। जल्दी से सभी लोग टाइप करके दीजिए मुझे कि ये जो अर्थ के 5 भेद होते हैं आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। जल्दी से सभी लोग लिख कर दो एक लाइन में कि जो अर्थ के आधार पर शब्दों के जो 5 भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, लोकोक्ति संस्कृत भाषा से ली गई हैं। चलिए, पहला है एकार्थी शब्द, ठीक है। तो एकार्थी शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है उन्हें हम एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे गाय, कलम आदि, ठीक है। यानी कि ऐसे शब्द जिनका प्रयोग केवल एक अर्थ में किया जाता है, ठीक है। गाय, अब ये गाय है, अब सोचो गाय से कोई दूसरा शब्द बनाए तो नहीं बनेगा। कलम है, तो कलम से अगर आप कलम से दूसरा शब्द बनाओगे, दूसरा अर्थ निकालो तो नहीं निकलेगा। कलम का मतलब पेन होता है, पेन ही रहेगा, ठीक है, इसका कोई और अर्थ नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जल्दी से सभी लोग टाइप किया करिए। क्या बात है, सभी लोग कहाँ चले गए। बात करते हैं यहाँ पर अनेकार्थी शब्द, ठीक है। अनेकार्थी शब्द क्या होता है, गुड आफ्टरनून। अनेकार्थी शब्द क्या होता है, ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। देखिए, अनेकार्थी, अनेक अर्थी मतलब अर्थ वाला, ठीक है, अनेकार्थी अर्थ वाला, ठीक है। बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने सारी चीज़ें आप लोग को पढ़ाई थी, बहुत इजी लैंग्वेज में कि एक बार पढ़िए आपको सारी चीज़ें याद हो जाए। जैसे कि कपी, ठीक है, तो कपी, कपी का बंदर भी होता है, हाथी भी होता है, सूर्य भी अर्थ होता है। जैसे घन, घन मतलब होता है बादल, बड़ा हथौड़े को भी हम घन बोलते हैं। किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करना, ठीक है, क्या होता है, घन होता है, ठीक है। आप कहते नहीं घन, जो गुणनफल आता है उसे हम घन कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं समानार्थी, जिसको हम दूसरे नाम से पर्यायवाची के नाम से भी जानते हैं। जो समान अर्थ देने वाले होते हैं उनको हम पर्यायवाची के नाम से भी जानते हैं। तो समान अर्थ देने वाले शब्दों को हम समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अश्व, अश्व का पर्यायवाची क्या होता है, घोड़ा है, तुरंग, घोटक होता है कि नहीं होता है। अचला, अचला का पर्यायवाची अचला, ठीक है, आज चला यानी कि जो चल ना सके, ठीक है। जैसे पृथ्वी, धरा, वसुधा, धरती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है विपरीतार्थी या विलोम शब्द। विपरीतार्थी को विपरीत अर्थ वाला या फिर आप विलोम शब्द भी इसको कह सकते हैं। तो विपरीत अर्थ वाला या विलोम शब्द किसे कहते हैं, एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को हम विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। या आप इसको अलग तरीके से भी लिखना चाहो तो ये सेकेंड आपकी जो परिभाषा है वो ये है कि विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द विपरीतार्थी शब्द या विलोम शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मुक्ति का बंधन, ठीक है, मुक्ति मतलब होता है किसी को छोड़ देना, स्वतंत्र कर देना, बंधन मतलब बांध के रखना। लौकिक का अलौकिक या पारलौकिक, वादी का प्रतिवादी, संयोग का वियोग, अनुरक्ति का विरक्ति, निस्सीम का असीम, ठीक है। चलिए ना, दिन का रात, भाई का बहन, माता का पिता, ठीक है, इस तरीके से जो भी आप कहें, आकाश का पाताल। चलिए अब बात करते हैं समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, ठीक है। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और लोगों को ऐसा लगता है भाई ये कैसा शब्द है। देखिए, ऐसे शब्द जो सुनने में तो एक जैसे प्रतीत होते हैं, एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को हम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। कैसे शब्द, ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों का अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है, उसे हम कहते हैं समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, ठीक है। जैसे हमने कहा अंक, एक हमने कहा अंक, मान लो हम अंक या तो गिनती की वजह से कह रहे हैं, ठीक है, ठीक है, और या तो हम अंक जो है किस वजह से कह रहे हैं, अंक मतलब होता है गोद लेना, ठीक है। तो हिंदी भाषा में अनेक शब्द देखने को मिलते हैं जो प्रायः सुनने या पढ़ने में तो समान लगते हैं लेकिन अनेक अर्थ में भिन्नता पाई जाती है, ठीक है, सॉरी, उनके अर्थ में क्या होती है, भिन्नता पाई जाती है। जैसे अंक, देखिए अभी मैंने आपको बताया था अंक, अंक का मतलब गिनती भी होता है, अंक का मतलब गोद भी होता है, ठीक है। जैसे हमने कहा सारंग, सारंग का मतलब सांप भी होता है और सारंग का मतलब मोर भी होता है। मैंने कहा वो देखो सारंग, बहुत से लोग डर गए, ठीक है, जिनके दिमाग में सांप चल रहा था वो डर गए और जिनके दिमाग में मोर चल रहा होगा वो देखने लगे होंगे, अरे भाई कहाँ पर है मोर, कहाँ पर है मोर, है ना, इस तरीके से। तो अर्थ क्या होता है, देखने में एक ही प्रतीत होते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग होता है, ठीक है। इससे ये भी रहता है, क्या होता है, अगर आप इसको सही तरीके से नहीं, या उसके उच्चारण या थोड़ी सी भी त्रुटि आप करेंगे उसके उच्चारण में, या उसकी त्रुटि दोहरा दी जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सभी को याद हो गया।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, हंस पद, यानी जो ये इस तरीके से हंस पद होता है, जो आप कभी कभी अपने नोट्स को तैयार कर रहे होते हैं तो अगर कुछ छूट जाता है तो इस तरीके से नीचे आप उसी के नीचे हंस पद लगा करके जो छूटा हुआ भाग होता है उसी के ऊपर लिख देते हो, है ना। तो हंस पद तथा समाप्ति सूचक विराम चिन्हों का संकेत बताते हुए उनका प्रयोग सुनिश्चित कीजिए, ठीक है। तो हंस पद क्या होता है और समाप्ति सूचक, देखिए अब यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए होंगे जिन्होंने समाप्ति सूचक के बारे में नहीं पढ़ा होगा। देखिए समाप्ति सूचक का मतलब होता है आपका पूर्ण विराम, ठीक है। पूर्ण विराम को ही हम समाप्ति सूचक कहते हैं ना, कि जो आपके क्या होता है वाक्य के समाप्त होने पर जो आपका विराम चिन्ह लगाया जाता है उसे हम समाप्ति सूचक विराम चिन्ह कहते हैं। देखिए पूर्ण विराम को ही पूछा है, लेकिन बहुत से लोग छोड़कर चले आए थे। हंस पद क्या होता है, वाक्य लिखते समय अगर कोई भी शब्द छूट जाए तो वाक्य के नीचे ये हंस पद, ये इसका चिन्ह होता है, लगा करके छूटे हुए शब्द को लिखते हैं। इस चिन्ह को हम हंस पद कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा राम कल घर जाएगा, और आप भूल करके लिख दिए राम कल जाएगा और फिर देखा अरे ये तो छूट गया। बस आपने क्या किया, यहाँ पर ये देखिए त्रुटि चिन्ह लगा दिया और इसके ऊपर लिख देंगे घर, राम कल घर जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अगला है समाप्ति सूचक, ठीक है। तो आपको पता है कि विराम चिन्ह जो का अर्थ होता है ठहराव, विश्राम या रुकना। वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह या समाप्ति सूचक चिन्ह कहते हैं। दो मिनट रुक जाइएगा जरा सा, बस 2 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गया है, रुक जाइए जरा सा। क्या मेरी वॉइस क्लियर है, एक बार आप लोग बता दीजिए जरा सा, क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, सारी चीजें क्लियर दिख रही है ना। चलिए यहाँ पर देखिए, तो ये समाप्ति सूचक चिन्ह यहाँ पे थोड़ा सा देखिए मिस्टेक हो गई है। जो समाप्ति सूचक चिन्ह है इसको हम विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है। इसको हम पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। तो पूर्ण विराम चिन्ह का जो यहाँ पर जो आपकी परिभाषा होगी उसको लिखना है, यानी कि वाक्य को पूरा करते समय या वाक्य के अंत में हम जिस विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम पूर्ण विराम कहते हैं, ठीक है। जैसे राम विद्यालय जाता है, ठीक है, राम विद्यालय जाता है, तो यहाँ पर देखिए ये जो चिन्ह लगा है वाक्य के अंत में, वाक्य के खत्म होने पर ये हो गया पूर्ण विराम, ठीक है। चलिए आगे मैंने बताया है, परेशान मत होइए, आगे जब पीडीएफ बनाई है उसमें मिलेगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। सुकरात ने कहा, देखिए सुकरात ने कहा कि, तो इससे पहले क्या होगा, अल्प विराम लगेगा, है ना। जो मनुष्य मूर्ख है और जानता है कि, फिर इसके पहले क्या लगेगा, पूर्ण विराम लगेगा, ठीक है, कि वह मूर्ख है, फिर पूर्ण विराम, अल्प विराम, ठीक है। अल्प विराम का क्या होता है, इस तरीके से कॉमा जिसको बोलते हैं। फिर वह ज्ञानी है, अर्ध विराम, पर जो मूर्ख है और नहीं जानता कि वह मूर्ख है, अल्प विराम, वह सबसे बड़ा मूर्ख है, यहाँ पर हो जाएगा पूर्ण विराम, ठीक है। तो क्या लगा, अल्प विराम, अर्ध विराम और पूर्ण विराम, ठीक है। बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है अनौपचारिक भाषा से क्या तात्पर्य है। तो देखिए अनौपचारिक भाषा वो भाषा होती है जैसे आप अपने दोस्तों से जो बातें करते हो, है ना, जिसका कोई नियम वगैरह नहीं होता कि हाँ आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, आदरणीय, मेरे प्रिय मित्र, इस तरीके से तो बात नहीं करते हो ना, आप तो कैसे बात करते हो वो आप ही लोग जानते होंगे, ठीक है। तो जहाँ पर क्या होता है कि कोई ऐसा नहीं है जहाँ पर इंसान अपनी मर्जी से जैसे भी बात करता है उसे हम अनौपचारिक भाषा कहते हैं, ठीक है। जैसे कुछ शब्द परस्पर बोलचाल में सामान्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जिसे हम स्वयं वातावरण से सीखते हैं, है ना, जिसे हम क्या होता है एनवायरनमेंट से स्वयं सीखते हैं। इससे हमें सीखने के लिए ये जो अनौपचारिक भाषा होती है ये हम किसी दूसरे के द्वारा नहीं सीखते, हम खुद सीखते हैं, ठीक है। उनके पीछे कोई दिखावा नहीं होता, उन्हें औपचारिक भाषा कहते हैं। कौन सी भाषा, अनौपचारिक भाषा कहते हैं। इस भाषा के अंतर्गत हम अपने मन की इच्छा दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और उनकी भावनाओं को हम उनके शब्दों में ग्रहण करते हैं, ठीक है। वो जैसा हमारा दोस्त जिस तरीके की भाषा, जिस तरीके की लैंग्वेज बोल रहा है हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और हम जैसे बोलते हैं हमारे दोस्त या जो भी आपके क्लोज फ्रेंड कोई भी होता है वो हमारी भाषा को समझता है।
अनौपचारिक भाषा में व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से अपने शब्दों का प्रयोग करता है। इसका कोई नियम नहीं होता है कि आपको नियम के अनुसार बोलना है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। जैसे आप अपनी बोलचाल की भाषा में बात करते हो उसे ही हम अनौपचारिक भाषा कहते हैं, ठीक है। बात करते हैं निबंध क्या होता है। आखिरी और यानी ये लास्ट क्वेश्चन है लघुत्तरी प्रश्न का कि निबंध का क्या अर्थ है। तो निबंध क्या होता है, नि प्लस बंध, इन दो शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है बंधा हुआ, ठीक है। परिभाषा इसकी क्या होती है, निबंध जो होता है ये गद्य की एक ऐसी विद्या है जिसमें निबंधकार किसी भी विषय पर अपने भाव या विचार को सुसंगठित, व्यवस्थित, क्रमबद्ध तरीके से लिखता है, उसे हम कहते हैं निबंध, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं 2017 का पेपर। और आपको बता दें कि हिंदी का पेपर हमेशा की तरह इजी होता है, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो, चाहे सेकेंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो, ठीक है। तो हिंदी में आपको अच्छे नंबर लेकर आने हैं, ठीक है, ताकि आपकी परसेंटेज बढ़ती रहे। चलिए, हाँ, कोई भी रूल नहीं होता है, मानसी मिश्रा जी बोल रही हैं, ठीक है। चलिए, गद्य और पद्य में अंतर आपको बताना है। तो गद्य क्या होता है, गद्य के वाक्यों में विराम इत्यादि के नियमों का पालन किया जाता है, जबकि पद्य में इन नियमों का कोई बंधन नहीं होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, गद्य जो होता है ये वाक्यबद्ध रचना होती है और पद्य जो होता है ये छंदबद्ध रचना होती है, ठीक है। इसमें जो हमारा पद होता है, जैसे कविताएं वगैरह होती है तो हम इसको लय वगैरह से पढ़ते हैं, है ना, थोड़ा सा गा करके पढ़ते हैं। लेकिन जो गद्य होती है ये वाक्यबद्ध संरचना होती है, इसमें वाक्य होता है, इस वाक्य को हम ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है। गद्य में लय की कोई भूमिका नहीं होती, लेकिन पद्य में लय की गति की विशेष भूमिका होती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और यहाँ पर कहा गया है कि लेखन कार्य करते समय कागज और आंखों के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 12 इंच की दूरी होनी चाहिए। कितनी दूरी होनी चाहिए, 12 इंच की दूरी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हिंदी किन्हीं चार विराम चिन्हों को उदाहरण सहित प्रदर्शित कीजिए। तो कोई भी 4 विराम चिन्ह आपको लिखने हैं। ऐसा यहाँ पर एग्जैक्ट यहाँ पर कोई नाम तो दिया नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हो, अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, ठीक है। और आपका क्या बोलते हैं, कोई भी आप लिख सकते हो, प्रश्नवाचक, ठीक है, चिन्ह, जो भी आप चाहें उन, और आपका हो गया हंस पद, ठीक है, जो भी आप विराम चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं। तो हंस पद की बात करते हैं। वाक्य लिखते समय अगर कोई शब्द छूट जाए तो वाक्य के नीचे क्या करते हैं, हंस पद चिन्ह लगा करके छूटे गए शब्द को लिखते हैं। इस चिन्ह को हंस पद कहते हैं। जैसे राम कल घर जाएगा, तो राम कल और उसके अगर हम घर भूल गए हैं तो यहाँ पर त्रुटि यानी हंस पद लगा देंगे और ऊपर घर लिख देते हैं, ठीक है। बात करते हैं समाप्ति सूचक। अभी आपने सुना था ना समाप्ति सूचक, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम पूर्ण विराम बोलते हैं। आप पूर्ण विराम लिखिएगा, ठीक है, समाप्ति सूचक लिखिए या आप पूर्ण विराम लिखिएगा, ठीक है। पूर्ण विराम क्या होता है, पूर्ण विराम किसे कहते हैं, वाक्य के अंत में प्रयोग किए गए विराम को, वाक्य के अंत में प्रयोग किए गए विराम चिन्हों को, वाक्य के अंत में प्रयोग किया गया विराम चिन्ह प्रयोग किया गया विराम चिन्ह क्या कहलाता है, पूर्ण विराम कहलाता है, ठीक है। इस तरीके से बच्चा आपको लिखना है। जैसे राम घर जाता है, राम घर जाता है और हमारा वाक्य यहाँ पर हो गया कंप्लीट, तो वाक्य कंप्लीट हो गया तो हम यहाँ पर लगाएंगे पूर्ण विराम, ठीक है। चलिए बात करते हैं अर्धविराम की, जिसको हम अर्धविराम ये इस तरीके से होता है, जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर तक रुकना हो, वहां अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे राम यहाँ पर इसका उदाहरण जो है वो मिस्टेक हो गया है, ठीक है, ये उदाहरण नहीं होगा। अर्धविराम क्या होता है, जहां पर अल्प विराम की अपेक्षा ज्यादा देर रुका जाता है और पूर्ण विराम की तुलना क्या होता है, कम देर रुका जाता है, वहां पर अल्प विराम होता है, ठीक है, वहां पर अल्प विराम होता है। चलिए अल्प विराम का अगर उदाहरण है तो यहाँ पर हम अल्प विराम का दे देते हैं, वही इतना मिस्टेक है टाइपिंग में। चलिए अल्प विराम क्या होता है, अल्प विराम क्या होता है, देखिए जहाँ पर किसी वाक्य के बीच में क्या होता है, ये अल्प विराम लगता है, जहाँ पर किसी वाक्य के बीच में रुका जाता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे राम और श्याम दोनों अच्छे मित्र हैं, ठीक है, राम कॉमा यहाँ पर लगेगा और नहीं, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, और श्याम दोनों अच्छे मित्र हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह की। तो जिनका प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो गया है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है ना, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है जो टाइपिंग में थोड़ा सा, अगर बीच में किसी और से ज़रा सी भी टाइपिंग करवा दो तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, इधर उधर हो जाता है, इसलिए मैं खुद अपने आप से सारी चीज़ें करती हूँ।
चलिए देखिए यहाँ पर अर्धविराम है, चलो अर्धविराम ही हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर तक और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर तक रुकना हो, वहां पर अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है ना। वहां पर क्या होता है, अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो वाक्यांश होता है वो थोड़ा ज्यादा, जैसे हमने कहा राम तुम्हारा भाई है इसलिए बच गया। ठीक है, हम मान लो यहाँ पर ऐसे कह दें कि राम तुम्हारा भाई है, राम तुम्हारा भाई है, और यहाँ पर अर्धविराम लगाएंगे इसलिए बच गया। ठीक है, अगर तुम्हारा भाई राम ना होता तो नहीं बचता, इसलिए बच गया। ठीक है, ये ध्यान से लिख लीजिएगा आप लोग। अब हमारा आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो जिसका प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है वो प्रश्नवाचक चिन्ह कहलाता है। जैसे तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, तो ये हमारा क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आप लोगों के मैसेज नहीं शो कर रहे हैं भाई। हाँ, जैसे तुम कहाँ रहते हो। अगला क्वेश्चन है मिश्रित वाक्य को उदाहरण सहित समझाइए। तो मिश्रित वाक्य को समझाइए। मिश्रित वाक्य क्या होता है, जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु वो क्या हो, एक प्रधान उपवाक हो और शेष उस पर आश्रित उपवाक हो। यानी एक तो आपका प्रधान उपवाक है जो मेन होता है और बाकी उस पर आश्रित हो, उन्हें हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे वह औरत जो पार्क में बैठी है मेरी मौसी है, तो ये एक क्या हो गया, आपका प्रधान वाक्य हो गया कि वह औरत जो पार्क में बैठी है। अब ये इसी पर आश्रित है कि वह मेरी मौसी है, यानी यहाँ पर रिलेटिव, यहाँ पे रिलेशन हो गया। ठीक है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि सामासिक पद किसे कहते हैं। ठीक है, समास में आपने पढ़ा है सामासिक पद, है ना। तो उसी सामासिक पद की यहाँ पर बात की गई है कि सामासिक पद किसे कहते हैं। तो जल्दी से बताइए सामासिक पद किसे कहते हैं। चलिए, समासिक पद किसे कहते हैं। देखिए, समास रचना में दो शब्द अथवा दो पद होते हैं। पहला पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। तो इन दोनों पदों के समान से जो नया संक्षिप्त शब्द बनता है उसे समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। जैसे उदाहरण ये देखिए है, जैसे राष्ट्रपति, तो राष्ट्र ये आपका पूर्व पद हो गया और ये पति आपका उत्तर पद हो गया। दोनों मिलकर क्या बनेंगे, राष्ट्रपति, जो क्या है, इसी को हम कहते हैं समस्त पद। या आप इस तरीके से लिख सकते हो कि जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक नया शब्द बनता है तो उसे सामासिक पद कहते हैं। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक नया शब्द बनता है तो उसे सामासिक पद कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दीर्घ स्वर को उदाहरण सहित समझाइए। दीर्घ स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से भी अधिक समय लगता है, ठीक है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं, दूसरी परिभाषा ये भी हो सकती है कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दोगुना समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, दीर्घ स्वर हो गए। या हम ये भी कह सकते हैं कि जिन शब्दों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है, या जिन शब्दों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, या जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, सभी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। ठीक है, जो कहानी शिक्षण जो होता है, जो बच्चों को कहानी सुनाई जाती है, उससे क्या लाभ होता है, उसकी क्या उपयोगिता है। ठीक है, उसके क्या यूजेस हैं। तो कहानी से क्या होता है, बालक कहानी का अर्थ शीघ्रता से ग्रहण कर लेता है। आप किसी बच्चे को कहानी सुनाते हो तो वो उसके अर्थ को बहुत अच्छी तरीके से ग्रहण कर लेता है। कहानी मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन होती है ना। बच्चे अगर उदास बैठे हैं या बच्चों का पढ़ने का मन नहीं, तो आप कविता सुना दीजिए या कोई कहानी सुना दीजिए, नैतिक शिक्षा से रिलेटेड, है ना। कहानी के माध्यम से बालकों को नैतिकता की शिक्षा दी जा सकती है, बिल्कुल दी जा सकती है। आप किसी के बारे में बता करके, ठीक है, नैतिक विकास को बच्चे के अंदर ग्रहण कर सकते हो। कहानी शिक्षण का एक रुचिकर साधन है। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं 2018 का पेपर और देखते हैं 2018 में क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं। 2018 में पूछा है कि वियोग श्रृंगार का कोई एक उदाहरण दीजिए। वियोग श्रृंगार होता क्या है, वियोग संयोग सुना है ना आपने। तो वियोग क्या होता है, वियोग का अर्थ होता है पछतावा या बिछड़ने का दुख होता है। ठीक है, श्रृंगार का मतलब होता है सजावट से। तो वियोग श्रृंगार तब होता है जब बहुत ही प्रिय वस्तु, यानी कि आपकी बहुत जो प्रिय वस्तु थी, यानी कि आपको कोई वस्तु ऐसी जो बहुत पसंद थी, या किसी से आपको प्रेम होता है, तो कोई बहुत ही प्रिय वस्तु या प्रिय व्यक्ति से दूरी हो जाए तब वियोग उत्पन्न होता है, उसे हम वियोग श्रृंगार रस कहते हैं।
ये आपसे पूछा नहीं गया है, लेकिन मैंने इसको आपको एक्सप्लेन करके बता दिया, हो सकता है पूछा जाए। यहाँ पर वियोग श्रृंगार का एक उदाहरण पूछा है, और ये जो वियोग श्रृंगार जो होता है, इसमें नायक और नायिका के बिछड़ने के विरह का वर्णन किया जाता है। जब नायक एक नायिका से बिछड़ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार की बात की जाती है। वियोग मतलब होता है बिछड़ना। तो इसका उदाहरण पूछा गया है, तो ये हो गया लोचन भय परवे रुमाई लुब्धे श्याम रूप चाराकों अलंग फंद परे जाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। आपने पढ़ा होगा साधारण वाक्य, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। पीडीएफ देखिए, क्लास बिल्कुल भी रुक नहीं रही है, ठीक है, क्लास नहीं रुक रही है, क्लास नहीं रुक रही है, गलत बात आप लोग कह रहे हो, क्योंकि मैं अपने मोबाइल में भी इस क्लास को चला रही हूँ और इससे मुझे पता चल जाता है कि क्लास रुक रही है नहीं। मैंने पीडीएफ की बात की है, आपको लगता है क्लास रुक जाएगी तभी मैं पीडीएफ दूंगी, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैं पीडीएफ देना चाहूँगी तो ही दूंगी, ठीक है, हमेशा की तरह मैंने फ्री पीडीएफ दी है और इस बार भी दूंगी, लेकिन आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। कल की क्लासेज में क्लास को आपने बिल्कुल भी प्यार नहीं दिया, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं दिया, क्यों, क्योंकि मैंने पीडीएफ दे दी थी और आपने सिर्फ पीडीएफ पढ़ा है, क्लासेस नहीं देखी है, ना समझी है, ना शेयर की है। तो अगर आप इस तरीके से करोगे तो पीडीएफ नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं और वे और, तथा, अथवा, परंतु, किंतु, लेकिन, यद्यपि, बल्कि, अतः, इसलिए इत्यादि योजक शब्दों से जुड़ जाते हैं तो उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मोन्यूमेंट के नीचे झंडा फहराया जाएगा और ये योजक चिन्ह है, स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर अपने शब्दों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रस्तुत कीजिए। तो राष्ट्रीय पर्व आपके कौन से होते हैं, 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, 2 अक्टूबर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से किसी एक पर आपको लिखना है, यहाँ पर मैं आपको डिटेल में नहीं लिख कर दी हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिटेल में लिखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, उदाहरण से लिखिए, यानी कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन। तो प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में किया जाता है, ठीक है। तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, तुम स्कूल कब जाओगे, तो देखिए बाद में क्या लगा हुआ है, आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हो तो यहाँ के इसके अंत में, इस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि भाषा शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री की उपयोगिता क्या है। यानी जो श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री होती है, इनकी क्या उपयोगिता होती है भाषा शिक्षण में, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो भाषा शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री की उपयोगिता निम्नलिखित होती है। इनके द्वारा छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास किया जाता है, बिल्कुल सही है। सहायक साधनों के द्वारा पाठ्य को समझने में अपेक्षाकृत समय कम लगता है। देखने का प्रभाव सुनने की अपेक्षा अधिक पड़ता है और मॉडल, चित्र आदि सभी दृश्य सामग्री हैं, ठीक है। चौथा है, भाषा शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री विषय में रुचि प्रदान करती है और छात्रों को इसे पूरी तरह से समझने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्रिया किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण दीजिए। क्रिया किसे कहते हैं, तो वह शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का बोध होता है या काम के करने या होने का पता चलता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। आपको पता है कि क्रिया के 2 भेद होते हैं, यह क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ठीक है। जैसे खेलना, आना, जाना, कूदना, नाचना, पीना, चलना, नहाना, ये सभी क्रिया ही तो है, ठीक है, कुछ ना कुछ काम हो रहा है। तो मोहन घर जा रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, जा रहा है, तो ये क्या है, क्रिया है। राम ने पत्र क्या है, लिखा है, तो लिखा क्या है, एक क्रिया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी उपसर्ग किसे कहते हैं या प्रत्यय किसे कहते हैं, इसमें अंतर स्पष्ट करना है। तो ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व या पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। और उपसर्ग को सेकेंड सेमेस्टर में मैंने एकदम रटा दिया था, इसके सारे क्वेश्चन पढ़ा दिए थे। आप सेकेंड सेमेस्टर की क्लास को देखिएगा, वो बेहतर क्लास है, उसको मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग उसको पढ़िए और उसको देखिएगा अगर आपको उपसर्ग या प्रत्यय नहीं आता है। उप प्लस सर्ग का अर्थ होता है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, ठीक है। जैसे आप प्लस हार, तो क्या हो गया, आहार, ठीक है। तो आपका क्या है, ये शब्दांश है और ये शब्द हैं, ठीक है। वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर आते हैं, इन्हीं को हम उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय इसका उल्टा होता है। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में या अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। जैसे लेख में आप उपसर्ग लगा है, हो गया लेखक, ठीक है। पढ़ में आई उपसर्ग लगा दिया तो हो जाएगा पढ़ाई, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। 2019 का पेपर शुरू होता है और 2019 का पेपर देखते हैं।
देखिए, भाषा शिक्षण के प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं, किन्हीं 2 कौशलों का उल्लेख कीजिए। तो आपको पता है भाषा शिक्षण के 4 कौशल होते हैं जिसको हम सुबोपली के नाम से जानते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया किन्हीं 2 कौशलों के लिए के उद्देश्य लिखिए। तो वाचन के उद्देश्य हम लिखते हैं। वाचन क्या होता है, तो वाचन जो होता है किसी क्या होता है, लिखी हुई भाषा को बोलकर प्रकट करना। ठीक है, पढ़ना ही तो वाचन कहलाता है ना। ठीक है, भाषा को देखकर बोलना ही तो वाचन कहलाता है। तो वाचन के उद्देश्य लिख देते हैं। तो बालकों में ऐसी क्षमता उत्पन्न करना कि वे पाठ पढ़कर उसके भाव ठीक ठाक समझ सके। पढ़ते समय स्वरों के उतार चढ़ाव तथा विराम आदि का ध्यान रखना, यानी कहाँ पर बड़े आ की मात्रा है तो खींच कर पढ़ना है, कहाँ पर छोटा आया है तो जल्दी से पढ़ना है, इस तरीके से। ठीक है, वाचन द्वारा छात्रों को शुद्ध उच्चारण का अभाव करना पड़ता है, बिल्कुल सही है। छात्रों में पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने की क्षमता उत्पन्न करना, यानी छात्रों को पढ़ने से ही सिर्फ मतलब नहीं है, उनको अर्थ भी बताते रहिए। ठीक है, चलिए सेकंड है अभिव्यक्ति के उद्देश्य। ठीक है, अभिव्यक्ति के उद्देश्य में क्या होता है, अभिव्यक्ति जो होती है आपको पता है लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति होती है। तो बालकों में तुरंत उत्तर देने की क्षमता विकसित करना। ठीक है, ऐसा बालकों को बनाओ कि वो तुरंत उत्तर देने की उनके अंदर क्षमता विकसित हो। बालकों की रुचियों, मनोवृत्तियों और विचारों को समझना। ठीक है, बालक अपने दैनिक जीवन में जो सुनते हैं, जो देखते हैं, उसे शुद्ध एवं तर्कपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करना। बालकों में संकोच और झिझक को दूर करना है। ऐसा नहीं कि बच्चे सभी क्लास में दबे दबे से बैठे हैं, अपने क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं फिर भी नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा नहीं करना, उनके अंदर संकोच और झिझक को दूर करना। ठीक है, हाँ ये सब फर्स्ट सेमेस्टर से ही है। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बढ़िया है। इस तरीके के प्रश्न सीटेट में बहुत पूछे जाते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, देखिए प्रेरणार्थक क्रिया होती है जब जो आलसी लोग होते हैं। ठीक है, जो आलसी लोग होते हैं उनके लिए क्रिया बहुत अच्छी है। ठीक है, जो खुद अपना काम स्वयं ना करके दूसरों से कराते हैं, खुद लेटे रहते हैं और कहते हैं अरे भाई जाओ मेरा खाना बना दो जाके, अरे भाई एक गिलास पानी ला दो जा करके, है ना। तो ये जो आलसी लोग होते हैं, कितने लोग आलसी हैं, उनके लिए प्रेरणार्थक क्रिया बनी है। ठीक है, तो कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य को कोई कार्य करने की प्रेरणा देता है, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे सुरेश राधा से खाना पकवाता है, जहां पर आता है, वाता है, आती है, वाती है, आता है, वहां पर ये समझ लीजिए कुछ नहीं, आंख बंद करके प्रेरणार्थक क्रिया लगा देनी है। ठीक है, तो ज़्यादातर लड़के जो होते हैं वो आलसी ही होते हैं, वो लड़कियों से ही काम करने को बोलते हैं, इसलिए मैंने उस पर ये बना भी दिया है। ठीक है, लड़के क्या होते हैं, अपने नोट्स नहीं तैयार करते, अरे बहन तुम नोट्स तैयार कर लेना, ठीक है, मुझे दे देना। ठीक है, तो सुरेश राधा से खाना पकवाता है, ये हो गई प्रेरणार्थक क्रिया। जो स्वयं करता कार्य ना करके दूसरों से करवाता है, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, हाँ दूसरे से करवाना। चलिए बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, किसी एक त्योहार पर अपने शब्दों में अभिव्यक्ति प्रस्तुत कीजिए। यहाँ पर राष्ट्रीय पर्व नहीं कहा गया, कोई एक त्योहार कहा गया है। तो त्योहार आपका होली भी हो सकता है, दीपावली, दशहरा, ईद, ठीक है, कुछ भी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में मौन वाचन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। मौन वाचन क्या होता है, किसी भी यानी लिखित सामग्री को मन ही मन चुपचाप बिना किसी आवाज निकाले पढ़ना क्या कहलाता है, मौन वाचन कहलाता है। यहाँ से आपका महत्व पूछा, लेकिन अगर आप इसकी परिभाषा भी लिख करके फिर महत्व को बताएंगे तो इसीलिए नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा अच्छा कॉपी लिखने की कोशिश किया करिए कि आपकी परसेंटेज और बढ़े। जितना पूछा है उतना ही नहीं लिखे, उतने कम समय में आप बेस्ट देने की कोशिश करिए। तो जैसे आपने मौन वाचन के बारे में पूछा, आप मौन वाचन की थोड़ी सी परिभाषा लिखिए, आगे बढ़िए, उसका जो मेन क्वेश्चन पूछा महत्व उसको दीजिए, अगर टाइम है तो बेहतर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो मौन वाचन क्या होता है कि लिखी जो सामग्री होती है उसको मन ही मन पढ़ना। ठीक है, चुपचाप बिना किसी आवाज किए पढ़ना ही क्या कहलाता है, मौन वाचन कहलाता है। मौन वाचन का महत्व क्या होता है, मौन वाचन का महत्व निम्नवत है। मौन वाचन से थकान कम होती है, यानी जो चुपचाप पढ़ते हैं, देखो बिना बोले पढ़ते हैं। बहुत से आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग मन ही मन में पढ़ते हैं। ठीक है, मैं तो भैया बड़ी तेज चिल्लाकर पढ़ती हूँ। ठीक है, मुझे आदत, क्योंकि मेरी आदत डाल दी, मेरे पापा ने मेरी आदत डाल दी, जोर जोर से पढ़ा करो, जोर जोर से पढ़ करके जोर जोर से पढ़ने लगी मैं। ठीक है, लेकिन ठीक रहता है, जो मन ही मन पढ़ते हैं वो ठीक रहता है, दूसरा व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं होता है। ठीक है, तो जब मैं हॉस्टल में पढ़ती थी तो क्या होता था कि मुझे बहुत दिक्कत होती थी, है ना। जब मैं स्टडी रूम में जाती थी तो लोग मेरा मुंह देखने लगते थे, अगर थोड़ी सी भी आवाज़ तेज हो जाती थी लोग मेरा मुंह देखने लगते थे कि भाई चुप हो जाओ, धीरे धीरे पढ़ो। हालांकि मैं चिल्ला के नहीं पढ़ती थी, लेकिन फिर भी स्टडी रूम में एकदम शांत रहता था, सभी लोग मौन वाचन कर रहे हैं, मन ही मन में पढ़ रहे हैं, और मैं वहाँ जाकर के थोड़ा सा भी गुनगुना दी तो लोग मेरा मुंह देखने लगते थे। तो इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस भी होता है जो थोड़ा सा बोल कर पढ़ते हैं, है ना।
मन ही मन पढ़ना चाहिए, उससे थकान भी नहीं लगती। आप थोड़ा तेज से पढ़ रहे हो तो आप थकते भी जल्दी हो, है ना। मौन वाचन में क्या आप मन ही मन पढ़ रहे हो तो आप काफ़ी देर तक पढ़ सकते हो, थकान भी कम महसूस होती है। तो मौन वाचन से थकान कम होती है। मौन वाचन में समय की भी बचत होती है, ऐसा लोग बोलते हैं, मुझे नहीं पता है। अगर मैं सभी का अपना अपना तरीका होता पढ़ने का, जैसे आप अपने स्टडी को, अपनी पढ़ाई को ढाल लेते हो, ठीक है। मैं तो अगर मौन वाचन पढ़ूँ तो मैं तो बस सोचती रह जाऊँ कि कहीं आगरा घूम रही हूँ, कहीं दिल्ली घूम रही हूँ, कहीं कहीं अमेरिका, कहाँ कहाँ मैं घूमने लगूंगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपनी तरीके से पढ़ती हूँ तो फिर नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वो तो पढ़ने पे डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मौन वाचन में जो समय की जो होती है वो बचत क्या होती है, ठीक है, बचत होती है, सब बोलते हैं। हाँ, मौन वाचन द्वारा एक छात्र दूसरे छात्र के वाचन में बाधा नहीं उत्पन्न करता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे मैंने आपको अपनी बीते हुए कल को बताया कि जब मैं हॉस्टल में थी, जब मैं हॉस्टल में बीएससी कर रही थी, तो ऐसे ही था मेरे साथ। जब मैं स्टडी रूम में गई और वहाँ पढ़ी तो लोग मेरा मुंह देखने लगे, ठीक है। तो धीरे धीरे अब मेरी भी आदत बन गई है, मैं मौन वाचन ही करती हूँ, ठीक है। कोशिश करती हूँ मौन वाचन करने की, और जब मेरा रिवीजन होता है तब मैं बिल्कुल मौन वाचन में ही करती हूँ, ठीक है। पहले तो बिल्कुल मैं बहुत तेज तेज पढ़ती थी, ठीक है। तो मौन वाचन के द्वारा एक छात्र दूसरे छात्र के वाचन में बाधा नहीं उत्पन्न करता है। बिल्कुल, जब आप मन ही मन पढ़ रहे हो तो कोई भी आपसे डिस्टर्ब नहीं होगा। सामूहिक वाचन के लिए मौन वाचन उत्तम है। बिल्कुल, आप अगर ग्रुप स्टडी कर रहे हो तो मौन वाचन बेस्ट होती है, ठीक है। ग्रुप स्टडी में क्या होता है, अब भाई आप चिल्ला रहे हो, दूसरा भी चिल्ला रहा है, तीसरा भी चिल्ला रहा है, तो कैसे आपको याद होगा, है ना। तो जो आपकी ग्रुप स्टडी होती है वो मौन वाचन के लिए बेस्ट होती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं मुहावरा और लोकोक्तियों के बीच अंतर स्पष्ट करना है। यहाँ पर परिभाषा नहीं पूछी, यहाँ पर अंतर पूछा है, ठीक है। तो मुहावरा और लोकोक्तियों में निम्नानुसार अंतर है। मुहावरा वाक्यांश है, जबकि लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य होता है, ठीक है। मुहावरा जो होता है एक वाक्यांश होता है छोटा सा, लेकिन लोकोक्तियाँ जो होती है संपूर्ण वाक्य होता है। मुहावरे विकारी होते हैं लेकिन लोकोक्तियाँ अविकारी होती है, ठीक है। मुहावरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप में नहीं किया जाता है, इसको आपने देखा होगा, बनावटी भाषा होती है, लेकिन लोकोक्तियों का प्रयोग स्वतंत्र रूप में किया जाता है। मुहावरे का प्रयोग वाक्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जबकि लोकोक्तियों का प्रयोग अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। मुहावरों का जन्मदाता कोई आम व्यक्ति होता है, कोई भी मुहावरा बना सकता है, लेकिन लोकोक्तियां जो होती हैं वो एक कोई महापुरुष ही बना सकता है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए रागनी जी कह रही मैम मैं भी आपकी तरह हूँ, अगर मैं तेज़ी से ना पढ़ूँ तो मैं यहाँ वहाँ का सोचने लगती हूँ। बिल्कुल सही बात है। चलिए, लेकिन अब मैं मौन वाचन करने लगी हूँ, पहले बिल्कुल नहीं कर पाती थी, ठीक है। नहीं, देखिए डांटने की कोई बात नहीं, जिसकी जैसे मर्जी हो वैसे वो पढ़ सकता है। बस आपको पढ़ाई से मतलब है, आपको चीज़ को आना चाहिए, आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए, है ना। इससे मतलब नहीं है कि आप बैठे हो चुपचाप पढ़ भी नहीं पा रहे हो, दिमाग कहीं और है, ठीक है। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अगर आप जिस तरीके से पढ़ पा रहे हो वैसे पढ़ो। जिसको मौन वाचन करना अच्छा लगता है मौन वाचन करे, ठीक है। जिसको चिल्लाना अच्छा लगता है चिल्लाए। चलिए, विस्मयादिबोधक चिन्ह किसे कहते हैं, जल्दी से बताइए। तो विस्मयादिबोधक चिन्ह जिसका ये चिन्ह होता है, इस तरीके से हम लगाते हैं, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी चिन्ह जिसको बोलते हैं। वाक्य में अगर कोई हर्ष है, विवाद होता है, विस्मय होता है, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह इस तरीके का होता है, इसका प्रयोग अव्यय शब्द से पहले किया जाता है। जैसे आप कहते हो हे राम क्या हो गया, अगर किसी के घर कोई परेशानी होती है आप ऐसे बोलते नहीं हो हे राम ये क्या हो गया, ठीक है। कोई चीज़ गंदी होती है आप कहते हैं छी छी कितना गंदा है, ठीक है। इस तरीके से समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्यों पर प्रकाश डालो। तो मौखिक अभिव्यक्ति किसे कहते हैं, जब मनुष्य अपने भाव और विचारों को बोलकर व्यक्त करता है तो उसे हम मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं, ठीक है। मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्य पूछे गए हैं आपसे। तो मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्य क्या होते हैं, बालक अपने दैनिक जीवन में जो भी सुनते हैं, जो भी देखते हैं या पढ़ते हैं, उसे शुद्ध एवं तर्क रूप ढंग से अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करना। मौखिक अभिव्यक्ति से बालक की रुचियों, मनोवृत्तियों तथा विचारों को समझना होता है। बालकों को इस योग्य बनाना कि वे शिक्षक और समाज के सम्मुख प्रश्न रखकर अपनी शंकाओं का समाधान कर सके, यानी जहां पर वो फंसे हुए हैं वहां से वो निकल सके, ठीक है। इतना बनाना कि उनको डर ना रहे समाज और शिक्षक के बीच। बालकों में तुरंत उत्तर देने की क्षमता का विकास करना, बालकों के संकोच और झिझक को दूर करना। अब देखिए 2020 का पेपर शुरू होता है और 2020 के पेपर में हम देखते हैं क्या होता है।
तो क्रिया से आप क्या समझते हैं? देखिए क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, अभी आपने पढ़ा है क्रिया किसे कहते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आगे और बढ़ा दिया गया कि अकर्मक क्रिया को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो क्रिया के भेद आपको पता है, सकर्मक अकर्मक होता है, उसमें से अकर्मक पूछा है। तो क्या होता है, जिससे किसी काम के होने या ना होने, काम के करने या होने का पता चलता है या बोध होता है, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? जिनसे किसी काम के करने या होने का बोध होता है वो क्रिया कहलाते हैं। जैसे मोहन घर जा रहा है, राम पत्र लिख रहा है, तो जाना क्रिया हो गई, लिखना क्रिया हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं अकर्मक क्रिया आपसे पूछा है, तो जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है वो कौन सी क्रिया कहलाती है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी मतलब ना होना, क्या? कर्म। तो जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे लड़का दौड़ता है, तो लड़का ये क्या है? करता है, और दौड़ना क्रिया है, लेकिन इसके बीच कोई कर्म नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ये अकर्मक क्रिया है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? संयुक्त वाक्य को उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको मैंने बताया था कि जो रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के आपके भेद होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं? सामान्य वाक्य, जिसे हम सरल वाक्य भी बोलते हैं। ठीक है, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। लेकिन आपसे सिर्फ यहाँ पर संयुक्त वाक्य की बात की है। तो जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं तथा वे और तथा, अथवा, परंतु, किंतु, लेकिन, यद्यपि, बल्कि, यथा, इसलिए इत्यादि योजक शब्दों से जोड़े जाते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, ये मैंने अभी आपको समझाया भी था कि मोनूमेंट के नीचे झंडा फहराया जाएगा। ठीक है, स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। और गद्य और पद में अंतर स्पष्ट कीजिए, 2017 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आपका किसमें पूछा गया है? देखिए ये पूछा गया है आपका 2020 में, यानी रिपीट किया क्वेश्चन। देखिए रिपीट करते वही सारे क्वेश्चन अभी मैंने गद्य और पद के बारे में आपको बताया है। चलिए फिर से बता देते हैं। ठीक है, गद्य और पद में अंतर निम्नलिखित हैं। गद्य के वाक्यों में विराम इत्यादि के नियमों का पालन किया जाता है, लेकिन पद में इन नियमों का कोई बंधन नहीं होता है। गद्य वाक्यबद्ध रचना होती है और पद क्या होती है? छंदबद्ध रचना होती है। गद्य में लय की कोई भूमिका नहीं होती है, पद में लय और गति की विशेष भूमिका होती है। ठीक है, फिर से देखिए क्वेश्चन रिपीट किया है कि किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर अपने शब्दों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रस्तुत कीजिए, यानी 15 अगस्त और 26 जनवरी। ठीक है, बहुत से हैं, जो भी आपका मन हो लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि आत्मकथा क्या है? किसी एक आत्मकथा और उनके लेखक का नाम लिखिए। तो आत्मकथा क्या होती है बच्चा? आत्मकथा क्या होती है? किसी लेखक द्वारा अपने ही जीवन का वर्णन करने वाली कथा को हम क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं। और जीवनी क्या होती है? किसी लेखक द्वारा किसी दूसरे के जीवन का वर्णन करने वाली जो वाक्य होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कथा होती है, उन्हें हम जीवनी कहते हैं। तो किसी लेखक द्वारा अपने ही जीवन का वर्णन करने वाली कथा को हम क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं, यानी जो अपने ही बारे में लिखे, अपने ही जीवन के बारे में बताए। तो आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। आत्मकथा सत्य होती है, क्योंकि देखिए अपने ही बारे में आप बता रहे हो तो ये सत्य पर आधारित होती है। ठीक है, आत्मकथा का नाम मैंने यहाँ पर एक आत्मकथा लिख दी, क्या भूलूं क्या याद करूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आत्मकथा है। ये मद्देनजर रखते हुए मैंने यहाँ पर रखी है, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनके लेखक का क्या नाम है? ये किसकी आत्मकथा है? हरिवंश राय बच्चन जी की है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन, पूर्ण विराम और विस्मयादिबोधक चिन्ह में क्या अंतर है? तो लिखते समय या लिखते वक्त वाक्य खत्म होने के बाद पूर्ण विराम लगाते हैं, या वाक्य के अंत में लगाए गए विराम चिन्हों को हम पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे लड़के का पैर फिसल गया, वाक्य पूरा हो गया और हमने पूर्ण विराम लगा दिया। अगला है विस्मयादिबोधक चिन्ह। अभी आपको बताया भी था कि वाक्य में हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह अर्थात विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग अव्यय के शब्द से पहले किया जाता है। जैसे हे राम, ये क्या हो गया? छी छी, कितना गंदा है। आह, कितना सुहाना मौसम है ना? इस तरीके से बात करते हैं मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। वही क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं तो पढ़ाने में बहुत बोरियत लगती है। मिश्रित वाक्य क्या होते हैं? जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु एक प्रधान उपवाक्य हो और शेष आश्रित वाक्य उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे वह औरत जो पार्क में बैठी है मेरी मौसी है। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं तथा वे अथवा, परंतु, किंतु, लेकिन, यद्यपि, बल्कि, यथा, इसलिए इत्यादि योजक शब्दों से जोड़े जाते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, अभी ये उदाहरण मैंने आपको बताया, वही उदाहरण। बात करते हैं 2021 के प्रश्न पत्र की। और 2021 में पूछा गया है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन और ये अलग पूछा गया था, बाकी आपसे हमेशा रचना के आधार पर ही पूछा जाता था, लेकिन 2021 में अर्थ के आधार पर पूछा गया। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? आपको पता है, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं और रचना के आधार पर 3 होते हैं, सरल, मिश्रित और संयुक्त वाक्य। अर्थ के आधार पर 8 होते हैं, विधानवाचक वाक्य, ठीक है, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संकेतवाचक, संदेहवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य और लास्ट होता है इच्छावाचक वाक्य। ठीक है,
एक एक करके सभी को एक्सप्लेन भी आपको करना है, लिखना भी है कि कहा है, उदाहरण सहित समझाइए भी। तो विधानवाचक वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं कल दिल्ली गया था, तो यानी कि वो दिल्ली गया था, उसने क्या किया, उसने सामान्य सूचना दी कि वो कल दिल्ली गया था, है ना, ये रियल सूचना थी। चलिए, जैसे हम स्नान कर चुके, सूर्य पश्चिम में डूबता है, तो सारी बातें यहाँ पर रियल हैं। निषेधवाचक वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों से किसी कार्य का निषेध या ना होने का बोध होता हो। निषेध मतलब निगेटिव वर्ड, है ना, निगेटिव सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं, निगेटिव सेंटेंस। तो जिन वाक्यों से किसी कार्य की निषेध या ना होने का बोध होता है, निषेध मतलब होता है ना होना, ठीक है, उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इस तरह के वाक्य को नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, यानी निगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। जैसे माला नहीं नाचेगी, तो नहीं का प्रयोग होगा, ठीक है, कभी नहीं का प्रयोग होगा, आज नहीं, कभी नहीं, नहीं। तो इस तरीके के वाक्य निषेधवाचक वाक्य या नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। जैसे माला नहीं नाचेगी, श्याम आज नहीं पढ़ेगा, पढ़ेगा नहीं, पढ़ेगा, ठीक है, पूर्ण विराम लास्ट में लगा लीजिएगा, वाक्य कंप्लीट हो रहा है। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है? अभी आपने पढ़ा प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए अर्थात किसी से कोई बात पूछी जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे तुम पढ़ने कब जाओगे, यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य चिन्ह लगा लीजिएगा। तुम्हारा घर कहाँ है, क्या तुम खेलोगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछते हो या आप किसी भी वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है तो वहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है वो, ठीक है। विस्मयादिबोधक वाक्य अभी आपने पढ़ा कि जिन वाक्यों से आश्चर्य, शोक, हर्ष, घृणा के भाव व्यक्त हों उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी, आह बड़ा अनर्थ हो गया, ठीक है। चलिए बात करते हैं आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य क्या होता है? आप किसी को अनुमति देते हो, आप किसी को आज्ञा देते हो, आप किसी को एडवाइस देते हो, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? आज्ञावाचक वाक्य हो गया। जिन वाक्यों में या आप किसी को ऑर्डर देते हो, एक तरीके से हम कह सकते हैं ऑर्डर देना, ठीक है, तो जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुमति देने का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अपना अपना काम करो, आप जा सकते हो क्या, ठीक है। अगला हो गया यहाँ पर आप जा सकते हो, क्या नहीं, ठीक है, आप जा सकते हो। इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक मतलब आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हो, ठीक है, किसी को आप ब्लेसिंग दे रहे हो, तो वहाँ पर इच्छावाचक वाक्य होता है, ठीक है। जैसे वक्ता इस इच्छा, आशा या आशीर्वाद को व्यक्त करने वाले वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। वक्ता की इच्छा, आशा और आशीर्वाद को व्यक्त करने वाले वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कहते हैं कि ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे, ठीक है, आप किसी को ब्लेस कर रहे हो, ठीक है। 9 वर्ष मंगलमय हो, ठीक है, भगवान करे आपका सब काम हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गई आपके कौन से वाक्य हो गए? इच्छावाचक। अब बात करते हैं संदेहवाचक। देखिए संदेह, जहाँ पर कोई संदेह हो, जहाँ पर कि कहा जाए हो सकता है कि ऐसा हो जाए, है ना, जहाँ पर संदेह होता है, ठीक है। तो जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह अथवा कोई संभावना बनी रहती जहाँ पर, ठीक है, तो जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। जैसे संभवतः वह सुधर जाएगा, अब ये तो पता नहीं है लेकिन एक संभावना बनी है कि ये हो सकता है कि वो सुधर जाए। वह शायद आए, आप कहते नहीं हो कि आप किसी फ्रेंड्स को अगर इनवाइट करते हो तो आपको ये अगर संदेह होता है कि हो सकता है भाई वो आए, आ भी सकता हो, नहीं भी आ सकता हो, आप कहते हो शायद, है ना, शायद वो आए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं संकेतवाचक वाक्य। तो जिन वाक्यों में एक क्रिया से दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इन्हें हेतुवाचक वाक्य भी कहते हैं। इनके कारण शर्त आदि का क्या होता है? बोध हो, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। जैसे यदि छुट्टियां हुई तो हम श्रीनगर अवश्य जाएंगे, संकेत हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। वर्षा होती तो फल अच्छी होती, आप आते तो समस्या दूर हो जाती, ठीक है। यानी कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर देखिए आश्रित है कि यदि छुट्टियां हुई तो हम श्रीनगर जाएंगे, अवश्य जाएंगे। अगर छुट्टियां हुई तो यानी हमारे सारा काम किस पर डिपेंड है? छुट्टी पर डिपेंड है। अगर छुट्टी हुई तो ही हम जा पाएंगे। वर्षा होती तो फसल अच्छी, अगर वर्षा होती तभी तो फसल अच्छी होती, तो हमारी फसल किस पर डिपेंड थी? वर्षा पर डिपेंड थी, यानी किसी पर डिपेंड होना। आप आते तो समस्या दूर हो जाती, अगर वो आता तभी तो समस्या दूर होती, तो हमने कहा कि आप आते तो समस्या दूर हो जाती, तो हमारी समस्या किस पर डिपेंड थी? उन पर जिनको हम बोल रहे हैं आप आते तो समस्या दूर हो जाती, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि श्रव्य दृश्य सामग्री की विशेषताएं बताइए। श्रव्य दृश्य सामग्री की विशेषता निम्नलिखित होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? छात्रों में अधिगम के प्रति प्रेरणा उत्पन्न करती है, ठीक है, सीखने के प्रति हमें मोटिवेट करती है, छात्रों को रुचिकर बनाने में सहायक होती है, छात्रों को इंटरेस्ट लेने में, पढ़ाई में इंटरेस्ट लेने में सहायता प्रदान करती है, बालकों की कल्पना शक्ति का विकास करने में भी सहायता
प्रदान करती है या सहायक होती है। बालकों में प्राप्त ज्ञान को प्रभावशाली ढंग से प्रकट करने में भी क्या होती है, इसकी योग्यता उत्पन्न करती है। विषय वस्तु को सरल बनाने में भी सहायक होती है। ठीक है, हाँ, चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, फ़ोन हो गया, टीवी हो गया, बहुत बढ़िया, कंप्यूटर हो गया। इससे बच्चे क्या होते हैं, पढ़ने में और भी ज़्यादा रुचि लेते हैं, है ना। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आ गया। अभी मैंने आपसे जीवनी और आत्मकथा पर डिस्कशन किया था कि आत्मकथा जो होती है, एक लेखक अपने जीवन के बारे में लिखता है, जीवन से, ठीक है, अपने जीवन के बारे में जो भी चीज़ें लिखता है उसे हम क्या कहते हैं, आत्मकथा कहते हैं। और एक लेखक जब दूसरों के जीवन के बारे में लिखता है तो उसे हम जीवनी कहते हैं। तो जीवनी और आत्मकथा में अंतर बताइए तथा किसी एक जीवनी और आत्मकथा का नाम और उनके लेखक का नाम बताइए। ये तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। ठीक है, आत्मकथा क्या है, किसी लेखक द्वारा अपने ही जीवन का वर्णन करने वाली कथा को हम क्या कहते हैं, आत्मकथा कहते हैं। आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है और आत्मकथा सत्य पर आधारित होती है। भाई हम अपने बारे में जो भी लिखेंगे वो सच ही तो लिखेंगे, और दूसरों के बारे में आप दूसरों के सुनी हुई लिखोगे, है ना, कि वो कैसे थे, सूरदास जी कैसे थे। मान लो आप कबीरदास जी के बारे में लिख रहे हो तो हम कहेंगे कबीरदास जी कैसे थे, तो हम सुनी हुई चीज़ों को लिखेंगे। एक होता आप अपने ही जीवन के बारे में लिखते हो तो आपको अपने बारे में तो सारी चीज़ें पता ही है, तो वो सत्य पर आधारित होती है। ठीक है, आत्मकथा का नाम जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन जी की है। आगे बात करते हैं जीवनी, जिनमें लेखक किसी दूसरे के जीवन वृत्त को लिखता है उसे जीवनी कहते हैं। जीवन वृत्त यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी चीज़ें उनके बारे में लिखता है वो सभी क्या होती है, जीवनी कहलाती है। जीवनी किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। बिल्कुल, आप अगर सूरदास जी के बारे में लिख रहे हो तो आप कोई दूसरे ही तो हो, तो जो सूरदास जी के बारे में लिख रहे हो तो जीवनी किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। आत्मकथा आप स्वयं अपने लिए अपनी जीवन के बारे में लिखते हो। जीवनी वर्णनात्मक शैली में लिखी जाती है। जैसे सूरदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी, ये सूरदास की रचनाएं हैं। ठीक है, सूरदास, तुलसीदास। ठीक है, थैंक यू अंशिका जी। अंशिका जी कह रही हैं मैम आपकी क्लास बहुत अच्छी लगती है, आप लोगों के इतने ज़्यादा सपोर्ट की वजह से, आप लोगों के प्यार की वजह से ही तो मैं इतनी अच्छी अच्छी क्लासेस लेकर आती हूँ, और लास्ट टाइम तक मैं आप लोगों की देखिए बेहतर तैयारी कर दूंगी। आप लोगों की कल कंप्यूटर की क्लास एकदम कंप्लीट हो गई, उतना ही पढ़ लीजिए, आपको कंप्यूटर में आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। हिंदी की क्लास आज आपकी कंप्लीट हो रही है, बाकी आप प्ले लिस्ट से सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। कंप्यूटर में मैंने जो भी चीज़ें पढ़ाई हैं वो इंपॉर्टेंट है, और एक दो महामैराथन क्लासेस में एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो महामैराथन क्लास में दे दूंगी। ठीक है, बात करते हैं हिंदी की। हिंदी का आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, हिंदी के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आज कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, बाकी आपके जो राजन सीरीज, पवन सीरीज है वो मैं रिवीजन के थ्रू कवर कर दूंगी। ठीक है, हिंदी भी आपकी समाप्त हो गई। कल जो भी आपका पेपर या तो मैथ का लेकर आऊंगी या तो फर्स्ट पेपर लेकर आऊंगी। ठीक है, सोशल साइंस मैंने पेंडिंग में रखी हुई है क्योंकि सोशल साइंस के नोट्स अभी तैयार नहीं हो पाए हैं। ठीक है, थोड़ा अकेले ही सारा काम करना पड़ता है, आपको पता है। इधर मेरे पापा की भी दिक्कत हो गई थी, मुझे भी बहुत सारी दिक्कतें हो गई, तो और भी गेस्ट का आना जाना, जिसकी वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब हुई। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को की क्लास किसी भी तरीके से जारी रखी कि आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो सके, आप लोग ना से बेहतर है कि कुछ पढ़ सकें। ठीक है, तो मैंने किसी न किसी तरीके से मैनेज करके आपकी क्लास में कोई भी रोक नहीं लगाई, आपकी क्लास को बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से करने की कोशिश की। लेकिन उस बीच मुझे कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ी आप लोग नहीं समझ पाओगे। मैंने एक एक दो बजे रात में वीडियो को अपलोड किया है, बिल्कुल टाइम नहीं मिला तो दो बजे रात तक, तीन बजे रात तक जगकर वीडियो को मैंने बनाया और उसको आपके टाइमिंग पर अपलोड किया। बहुत ज़्यादा दिक्कतें उठाई मैंने। आपको तो लग रहा होगा कि मैंने एक क्लास ली, दो क्लास ली, लेकिन वो एक क्लास और दो क्लास बहुत ही दिक्कत के साथ मैंने दी हैं। इधर थोड़ा डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी मैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं शायद इस बार आपको बेस्ट ना दे सकूं, मैं अपना बेस्ट ना कर पाऊं, लेकिन नहीं, ऊपर वाले की कृपा है जो मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, मैंने मेहनत की और ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया, और मैं बिल्कुल भी आज वही जगह पर हूँ जहाँ पर मुझे होना चाहिए। मतलब मैं हमेशा की तरह आज भी आप लोगों का साथ दे पाई, और जितना देती थी उतना ही दे पाई, कोई कमी नहीं महसूस हुई, और आज भी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने भी सपोर्ट किया, आप लोगों ने भी मैनेज किया। ठीक है, तो कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ को मेहनत से कर रहे हो, किसी चीज़ को लगन से कर रहे हो, तो ऊपर वाला भी आपका साथ देता है, और जिसके लिए कर रहे हो वो भी आपका सपोर्ट करते हैं। तो ये सभी आप लोगों का प्यार है, ऊपर वाले का प्यार है, जो आज मैं गिरी नहीं। ठीक है, बस आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, इसी तरीके से प्यार देते रहिए, किसी भी चीज़ में आपको कमी नहीं मिलेगी। अभी 1 महीना है और 1 महीने में देखिए किस तरीके से दमदार तरीके से आपकी तैयारी कराऊंगी हमेशा की तरह। बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। ठीक है, आपका बस इतना ही काम है। चलिए बात करते हैं प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में कौन आख्यात हैं, उनकी रचनाएं बताएंगे। तो आपको पता है कि सुमित्रानंदन पंत जी जो हैं वो प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में आख्यात हैं। ठीक है, और सुमित्रानंदन पंत की काव्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं? ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, सर्वकिरण, स्वर्णधूलि,
काला काला और बूढ़ा चांद, ये देखिए काला और बूढ़ा चांद, इसके लिए उनको वो भी मिला था, पुरस्कार भी मिला था, है ना। लोकायत, चिदंबरा, सत्यकाम, ये सभी हैं। बात करते हैं प्रत्यय किसे कहते हैं। अभी आपने पढ़ा कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके आते हैं और उस शब्द को क्या करते हैं, उस अर्थ में विशेषता ला देते हैं, ठीक है, अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके क्या करते हैं, जुड़ करके उसके अर्थ में बदलाव या परिवर्तन ला देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। जैसे मीठा प्लस आई मिठाई हो गया, समास प्लस इक हो गया समासिक, ठीक है। प्रत्यय जो होते हैं वो उनके दो भेद होते हैं, या ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय, ठीक है, क्योंकि आपके प्रत्यय से भेद पूछे हैं। तो कृत प्रत्यय क्या होता है, वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लिख में ना जुड़ गया तो लिखना हो गया, लिखाई, लिखावट, ठीक है। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, वह प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे हमने कहा लघु, लघु मतलब होता है छोटा, तो लघु में ता प्रत्यय जुड़ गया, लघुता हो गया। सुंदर यानी आप किसी की विशेषता बता रहे हो, ये एक विशेषण है, तो सुंदर में आपने ता जोड़ दिया, क्या हो गया, सुंदरता, ठीक है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, वाक्य में पूर्ण विराम प्रश्नवाचक चिन्ह कब प्रयोग किए जाते हैं, सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो लिखते वक्त वाक्य खत्म होने के बाद हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, और जब हम किसी भी वाक्य में प्रश्न को पूछते हैं तो वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पूर्ण विराम, जैसे लड़के का पैर फिसल गया, ये वाक्य पूरा हो गया तो यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है, जिसका प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है वो प्रश्नवाचक चिन्ह कहलाते हैं। जैसे तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, तो यहाँ पर आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हो तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अब यहाँ पर एक बार आपसे पूछा गया था कि अनौपचारिक भाषा के बारे में आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर औपचारिक और अनौपचारिक भाषा दोनों के बारे में पूछा गया है, तो हम बात करते हैं औपचारिक भाषा की। अनौपचारिक भाषा जो आपकी बोलचाल की भाषा होती है, जिसे आप किसी भी तरीके से अपने दोस्तों के सामने किसी भी तरीके से बोलते हो, ठीक है। कोई यहाँ पर रिस्पेक्ट या कोई क्या बोलते हैं, कोई नियम की कोई यहाँ पर बाधा नहीं होती है अनौपचारिक भाषा में। लेकिन औपचारिक भाषा में, और जो अनौपचारिक भाषा, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो अनौपचारिक भाषा होती है वो आप किसी के द्वारा नहीं सीखते हो, वो आप स्वयं से सीखते हो, खुद से सीखते हो। बोलचाल की भाषा होती है, जो लोग बोलते हैं उसी तरीके से आप सीखते हो, ठीक है, स्वयं जो सीखते हो। और औपचारिक भाषा जो होती है ये नियम पर आधारित होती है, नियमानुसार भाषा होती है, इसको आप दूसरों के द्वारा सीखते हो, ठीक है, कि कब कहाँ किससे क्या बात करनी है, आपका बड़ा है तो आदरणीय, ठीक है, इस तरीके से बात करते हो, ठीक है। तो आप जहाँ पर नियमानुसार कोई भाषा का प्रयोग किया जाता है वो होती है अनौपचारिक भाषा होती है, ठीक है, सॉरी औपचारिक भाषा होती है। औपचारिक भाषा क्या होती है, औपचारिक अवसरों पर शिष्टाचार के रूप में जिस भाषा का अथवा जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें औपचारिक भाषा कहते हैं। इसे नियमानुसार व्यवस्थित ढंग से सीखा जाता है। इस भाषा को हम दूसरों की सहायता से सीखते हैं। जैसे सम्मान सूचक शब्द कुछ हम सीखते हैं, दूसरे जब हम हमारी टीचर्स कोई सिखाती है तो हमें सम्मान सूचक चिन्हों के साथ सिखाती है, कि जैसे आप पूज, पूजनीय, मान्य, माननीय, आदरणीय, महोदय, इस तरीके से बोलते हो। आशीर्वाद सूचक जैसे सुखी रहो, चिरंजीवी रहो, प्रसन्न रहो। चिरंजीव का मतलब होता है कि लंबी उम्र जिसको बोलते हैं, है ना। अगला है अनौपचारिक भाषा। अनौपचारिक भाषा को मैंने बताया था कि ये जो होती है भाषा, ये बोलचाल की भाषा होती है। तो कुछ शब्द परस्पर बोलचाल में सामान्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जिसे हम स्वयं वातावरण से सीखते हैं। उनके पीछे कोई दिखावा नहीं होता है, ठीक है। उन्हें अनौपचारिक भाषा कहते हैं। इस भाषा के अंतर्गत हम अपने मन की इच्छा दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और दूसरे की भावनाओं को हम अनेक शब्दों में ग्रहण करते हैं, उनके शब्दों में ग्रहण करते हैं। अनौपचारिक भाषा में व्यक्ति अपनी सुरक्षा से अपने शब्दों का प्रयोग करता है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए सभी लोग कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैम एक साथ करा दिया करिए, और संख्या देखिए कितनी कम है, मतलब पढ़ना भी नहीं चाहते हैं और मैम सारी चीज़ें करा भी दें, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है, पूरी रात जग करके मैंने इस PDF को तैयार किया है और आप लोग पढ़ते बिल्कुल भी नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। इतना मेहनत करने के बाद भी आपको सारी चीज़ें, सब चीज़ फ्री में दी जाएंगी, बस आपको शेयर करना है वीडियो को। देखिए लेखन में सुलेख का महत्व बताइए, यानी जो लिखते समय सुलेख का क्या महत्व होता है। सुलेख मतलब होता है सुंदर लेख, सुपर सुंदर, और लेख मतलब लेख, ठीक है, सु मतलब सुंदर। तो सुलेख का तात्पर्य सुंदर लेख से है। जब वर्ड को सही संयोजित कर सुंदर रूप में लिखा जाए तो वह सुलेख कहलाता है। ज़्यादातर आपने देखा होगा जो लड़कियां होती हैं बहुत सुंदर सुंदर सजा सजा कर एकदम लिखती हैं, तो उसी को हम सुलेख कहते हैं, ठीक है। जैसे अब आप कहोगे यहाँ पर पूछा गया कि लेखन में सुलेख का क्या महत्व है, तो सुलेख के माध्यम से जहां अपनी लिखावट को सुंदर बनाया जाता है ताकि पढ़ने वाला उसे ना केवल सरलता से पढ़े बल्कि वह उसे रुचि से पढ़े। ऐसा लिखिए कि पढ़ने वाले को रुचि आए, आपकी नोट्स को देखने में उसको एकदम मजा आ जाए, ऐसा लिखिए, ठीक है। सुंदर लिखावट देकर हर कोई उसे पढ़ने के लिए आकर्षित होता है, ठीक है। चलिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, मुहावरे और लोकोक्ति के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मैंने अभी आपको बताया था और मैं बार बार नहीं बताऊंगी, अभी आपको समझाया हुआ है, आप बैक करके वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ पर कहा गया दिवाली पर्व पर 8 पंक्तियां लिखिए। तो अगर इस तरीके से बात करता है तो आपको कोई प्रस्तावना या इस तरीके से नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको 8 पंक्तियां नहीं 8 लाइन में आपको लिखना है, तो आप 8 पॉइंट लिख दीजिएगा।
तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा दिवाली को दीपों का त्यौहार या दीपोत्सव भी कहा जाता है, यानी दीप जलाए जाते हैं इसलिए इसको दीपों का त्यौहार कहा जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? दिवाली भारत के सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण त्यौहार में से एक है। ये त्यौहार भगवान राम की याद में मनाया जाता है जो 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये क्यों मनाया जाता है। किसी भी अगर आप फेस्टिवल के बारे में लिख रहे हो, किसी भी आप पर्व के बारे में लिख रहे हो, किसी भी आप त्यौहार के बारे में लिख रहे हो, ये ज़रूर बताना है कि ये किस लिए मनाया जाता है, क्योंकि यही तो मेन पॉइंट है। ठीक है। इस अवसर पर हिंदू अनुयायी मिट्टी के दीपक जलाते हैं और अपने घरों को रंगोली से सजाते हैं। ठीक है। बच्चे इस त्यौहार पर पटाखे जलाकर बहुत खुश होते हैं। हिंदुओं में इस अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी इस दिन धन की देवी माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की पूजा करते हैं। देखिए बहुत इजी पॉइंट लिखे हैं और देखिए कितने बढ़िया पॉइंट है। सारे इजी पॉइंट है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक के सभी आसान है, आराम से आप लिख सकते हो। यही अगर एक बार पढ़ लोगे तो लिख लोगे, यानी सिर्फ सुन लोगे तो आप आराम से लिख लोगे। इतना टफ नहीं मैंने लिखा है, बहुत सोच सोच के बहुत ईजी वाले जो पॉइंट है वो लिखे, और यहाँ पर बात भी आपकी पूरी हो रही है। इस दिन सभी लोग अपने दोस्तों और पड़ोसियों को मिठाई और उपहार देते हैं। भारत में इस दिन सार्वजनिक अवकाश रहता है और लोग इस त्यौहार को बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। यह हिंदुओं के सबसे प्रिय और आनंददायक त्यौहार में से एक है जिसे अन्य धर्म और संप्रदाय के लोग भी आपस में मिलजुल कर मनाते हैं। ठीक है। चलिए बात करते हैं कि प्रमुख पूर्ण विराम चिन्हों का उदाहरण लिखिए। जो मेन पूर्ण विराम होते हैं उनका उदाहरण यहाँ पर लिखना है। तो जो विराम चिन्ह, जो मेन विराम चिन्ह होते हैं, जो सबसे ज़्यादा मेन होते हैं ना, जैसे आपका पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये मेन होते हैं। तो पूर्ण विराम जैसे लिखते वक्त वाक्य या लिखते समय वाक्य खत्म होने के बाद पूर्ण विराम लगाते हैं। लड़के का पैर फिसल गया, पूर्ण विराम लगा दिया। ठीक है। अगला है जिसका प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है वो प्रश्नवाचक चिन्ह कहलाते हैं। तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। अल्प विराम का अर्थ थोड़ी सी देर के लिए रुकना होता है, जैसे कि रुको मत जाने दो। ठीक है। आप कहते हो ना कि रुको मत जाने दो। विस्मयादिबोधक चिन्ह भी ये आपके मुख्य पूर्ण विराम में आता है। तो इसके बारे में भी मैंने कई बार बताया कि वाक्य में हर्ष, विवाद, विस्मरण, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग आवेश शब्द से पहले किया जाता है। हे राम, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया, ये क्या हो गया, छी छी, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया, कितना गंदा है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि तद्भव और तत्सम शब्दों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो तद्भव और तत्सम देशज विदेशी शब्द मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। ठीक है। तो ये आपके शब्द पूछे गए हैं, 2 तद्भव और तत्सम शब्द, ये आपको सभी पढ़ने हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से क्या बोलते हैं नोट्स तैयार कराए हैं, वहाँ से आप जरूर पढ़िएगा। कोई भी पूछ सकता है, ऐसा थोड़ी कि तद्भव तत्सम ही पूछे, देशज विदेशी भी पूछ सकता है। ठीक है। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के 2 शब्दों तत्व और सम से मिलकर बना है। तत्व का मतलब होता है उसके और सम का मतलब होता है समान, यानी ज्यों का त्यों, यानी उसके समान है ना, कहते हैं ना कि ज्यों का त्यों। तो हिंदी भाषा में संस्कृत के कुछ शब्द मूल रूप से ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है। जैसे अग्नि, उत्सव, ग्रह, ये सभी आपकी क्या है, ये देखिए संस्कृत भाषा के ही शब्द हैं और ये हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। चलिए अगला देखिए क्या है, तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं? उससे होना, यानी कि जो संस्कृत भाषा से जिनका जन्म हुआ है, तो वे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है। जैसे खीर, गेहूं, मुंह, अंधेरा। ठीक है। क्षीर आपका संस्कृत भाषा का शब्द है और चीर को हम तद्भव भाषा में खीर लिखते हैं। ठीक है। गेहूं, गोधूम, गेहूं। ठीक है। और क्या होता है, मुख का क्या हो जाएगा, मुंह। ठीक है। अंधकार का क्या होता है, अंधेरा। ठीक है। चलिए लोटा शब्द तो बच्चा आपका देशज शब्द है। ठीक है, ना कि तद्भव तत्सम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, औपचारिक और अनौपचारिक परिस्थितियों के अनुसार भाषा प्रयोग में अपने विचार लिखिए। अभी मैंने आपको बताया कि औपचारिक भाषा क्या होती है, अनौपचारिक भाषा क्या होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया बहुत अच्छे से, वही सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, आपको वही लिखना है, बार बार नहीं बताऊंगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन के महत्व पर प्रकाश डालिए। यानी हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन की क्या आवश्यकता होती है, मूल्यांकन का क्या महत्व होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन का महत्व निम्नवत है। मूल्यांकन द्वारा ही यह पता लगाया जा सकता है कि शिक्षा या शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति किस सीमा तक पहुंची है। यानी हम जब जांच करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि टीचर ने कहाँ तक पढ़ाया और बच्चे कहाँ तक सीखे हैं। ठीक है। मूल्यांकन के द्वारा छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं का पता लगाया जा सकता है ना। हर एक बच्चे को आप देख सकते हो मूल्यांकन के माध्यम से, कैसे टेस्ट लिया आपने, मान लो किसी बच्चे का क्लास में सभी बच्चों का टेस्ट लिया और हर एक बच्चे के टेस्ट से आपको ये पता चल जाएगा, हर एक टेस्ट के रिजल्ट से, कि कौन सा बच्चा बेहतर कर रहा है, कौन सा बच्चा बेहतर नहीं कर रहा है। मूल्यांकन के अभाव में किसी भी प्रकार का निर्देशन संभव नहीं है। ठीक है। किसी युक्ति, तकनीक या शिक्षण विधि की प्रभाविकता का पता भी मूल्यांकन द्वारा ही संभव है। अब देखिए लास्ट आपका पेपर शुरू हो गया है 2023 का। ठीक है।
तो 2023 का पेपर शुरू हो गया है। चलिए देखते हैं गद्य और पद्य में अंतर, और ये आपका 2017 का पहला क्वेश्चन था, फिर ये आपका 2020 का तीसरा क्वेश्चन था, और ये 2023 का भी पहला क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड टाइम पूछा गया है। चलिए गद्य और पद्य में अंतर देखते हैं। तो गद्य और पद्य में अंतर निम्नलिखित हैं। गद्य के वाक्यों में विराम इत्यादि के नियमों का पालन किया जाता है, लेकिन पद्य में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आप क्या करो, नियमों का पालन ही करो। ठीक है, विराम चिन्हों के। फिर क्या है, गद्य जो होता है ये वाक्यबद्ध रचना होती है। हम जो भी वाक्य को पढ़ते जाते हैं, सेंटेंस को ऐसे ही पढ़ते जाते हैं, वो गद्य कहलाता है। और हम एक लयबद्ध तरीके से, ठीक है, यानी पद्य जो होता है छंदबद्ध रचना होती है। इसको हम छंद को कैसे पढ़ते हैं, गा करके लय में पढ़ते हैं ना। तो गद्य में लय की कोई भूमिका नहीं होती, लेकिन पद्य में लय की गति की विशेष भूमिका होती है। बात करते हैं वाक्य किसे कहते हैं तथा इनके प्रकार बताइए। अभी मैंने आपको बताया वाक्य क्या होते हैं कि शब्दों व पदों के सार्थक मेल को हम वाक्य कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं, अगला हमारा पॉइंट यानी अगली परिभाषा हम ये भी कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों व पदों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक है, वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, सामान्य या सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है, बात करते हैं, देखिए फिर से वही, ये आपका 4th टाइम पूछा जा रहा है कि किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर अपने शब्दों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रस्तुत कीजिए। आप 15 अगस्त पर, 26 जनवरी पर लिख सकते हो। ठीक है, और आप टीचर्स डे 5 सितंबर पर भी लिख सकते हो, 2 अक्टूबर पर भी, कहीं किसी पे भी लिख सकते हो। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर पूछा गया। अभी आपने पढ़ा है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले या पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या बदलाव ला देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। और वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में, ठीक है, जुड़ करके उस अंत में जुड़ करके क्या करते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन या उसके अर्थ में बदलाव ला देते हैं, तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। आपको याद हो गया होगा। ठीक है, जैसे कि उपसर्ग क्या होता है, किसी शब्दांश के पहले आता है, जैसे आ, हार में आ जुड़ गया, आ उपसर्ग जुड़ गया, आहार हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपने जैसे कि हमने कहा कि या हार में आपने प्रा जोड़ दिया, ठीक है, प्रा उपसर्ग जुड़ गया तो प्रहार हो गया। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे बना सकते हैं। प्रत्यय क्या होता है, अंत में जो उपसर्ग जुड़ते हैं, अंत में जो शब्दांश जुड़ते हैं, जैसे लेख में अक प्रत्यय जोड़ दिया तो लेखक हो गया। ठीक है, और जैसे कि इतिहास में एक प्रत्यय जोड़ दिया, ऐतिहासिक हो गया। ठीक है, इसी तरीके से। चलिए बात करते हैं कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। कहानी शिक्षण ये 2017 में पूछा गया था, और अभी मैंने आपको बताया था कि कहानी के माध्यम से क्या कहानी शिक्षण की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता होती है। बच्चों को कहानी सुना करके उनके अंदर क्या क्या चीज़ें आप देखते हो, क्या क्या यूजेस देखते हो। तो बालक कहानी का अर्थ शीघ्रता से ग्रहण कर लेता है। कहानी मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन होता है। कहानी के माध्यम से बालकों को नैतिक शिक्षा भी दी जा सकती है। कहानी शिक्षण का एक रुचिकर साधन होता है, जिसमें बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत कायदे से सुनते हैं। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन की लोकोक्ति और मुहावरे में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहा है कि उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि इनकी परिभाषा पूछी गई है। तो लोकोक्ति और मुहावरे, लोकोक्तियाँ क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि लोकोक्ति जो होती है संस्कृत भाषा का शब्द है। लोकोक्ति शब्द लोक और उक्ति 2 शब्दों से मिलकर बना, जिनका अर्थ होता है लोक में प्रचलित उक्ति, ठीक है, या कथन। अर्थात जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धृत किया जाता है तो उसे लोकोक्ति कहते हैं। संस्कृत में लोकोक्ति अलंकार का एक भेद भी है, और सामान्य अर्थ में लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है। लोकोक्ति वाक्यांश न होकर स्वतंत्र वाक्य होते हैं। जैसे बाज का जाने प्रसव की पीड़ा, ठीक है, यानी इसका अर्थ होता है कि पीड़ा को सहकर ही समझा जा सकता है। ठीक है, जो बाज होते हैं, जो कभी माँ नहीं बन सकी, वो क्या जाने कि क्या माँ बनने में क्या पीड़ा होती है, क्या दर्द होता है। बाप भला ना भैया, सबसे भला रुपया, यानी धन की सबसे बड़ा है। ना बाप भला ना भैया, यानी कि पैसे के आगे ना बाप ना भाई है, बस पैसा ही पैसा है। ठीक है, चलिए मुहावरा क्या होता है। मुहावरा मूलतः अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है बातचीत करना। यानी कि जब कोई वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करे, उसे हम मुहावरा कहते हैं। जैसे आंखें फैल जाना यानी बहुत हैरानी होना, खुशी से झूम उठना यानी बहुत प्रसन्न होना। अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कहा गया है कि अभिव्यक्ति के, और ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि आपको पता है लघु उत्तरीय प्रश्न आपके 7 होते हैं, और ये 7 आपके 2 नंबर के होते हैं। ठीक है, यानी कि 14 नंबर यहाँ से आपको मिलते हैं, 7 दूनी 14। ठीक है, बाकी आपके जो नंबर होते हैं वो आपके अति लघु और बहुविकल्पी प्रश्न से मिलते हैं, जो 1-1 नंबर का होता है। ठीक है, तो अभिव्यक्ति के साधन का वर्णन कीजिए। तो व्यक्ति अपने मन के भाव और विचारों को भाषा या वाणी के द्वारा प्रकट करता है, उसे हम अभिव्यक्ति कहते हैं। अभिव्यक्ति 2 तरीके की होती है, एक मौखिक अभिव्यक्ति होता है, एक लिखित अभिव्यक्ति। जब व्यक्ति या मनुष्य अपने मन और अपने भाव को, अपने मन के भाव और विचारों को बोल करके प्रकट करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। और जब मनुष्य अपने भाव और विचारों को किसके द्वारा प्रकट करता है, लिख करके प्रकट करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। ठीक है, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन पूछा गया है। इतने ज़्यादा डिटेल नहीं पूछी गई, लेकिन आप इतना लिखोगे तो अच्छी बात है। ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया, इसका मेन पॉइंट है साधन पूछा है। तो विचार विमर्श करना, किसी से बातचीत करना, वार्तालाप यानी बातचीत करना, वाद विवाद है ना, जब लड़ाई झगड़े जो होते हैं, चर्चा परिचर्चा करना, ठीक है, कविता पाठ, भाषण देना, व्याख्यान करना, कहानी कथन, ये सभी आपके मौखिक अभिव्यक्ति हैं। ठीक है,
फिर क्या, लिखित अभिव्यक्ति। लिखित अभिव्यक्ति मैंने आपको अभी बताया कि जब मनुष्य अपने भाव और विचारों को किसके द्वारा प्रकट करता है, लिख करके प्रकट करता है, तो उसे हम लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। जैसे आप निबंध लिखते हो, ठीक है, आप पत्र लेखन लिखते हो, किसी को पत्र लिखते हो, ठीक, कविता लिखते हो, ठीक है, आत्मकथा लिख रहे हो यानी अपने बारे में जीवनी लिख रहे हो, ठीक है, नाटक लिख रहे हो, कहानी लिख रहे हो, ठीक है, संस्मरण कर रहे हो, लेखन विवरण कर रहे हो, आख्यान लेखन कर रहे हो, तो ये यानी अपने भाव और विचारों को अगर आप लिख करके प्रकट कर रहे हो तो वहां पर क्या होगा, लिखित अभिव्यक्ति होगा। और लिखित अभिव्यक्ति के साधन क्या है, सार लेखन, पत्र लेखन, कविता लेखन, निबंध, आत्मकथा, नाटक लेखन, कहानी लेखन, संस्मरण, लेखन विवरण, आख्यान लेखन, ये सभी। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो जल्दी से बताइए। सभी लोग कह रहे हैं आज बहुत क्लास लेंदी हो गई। अच्छा भाई, क्लास लेंदी हो गई आपकी भाई, इतना आप 2016 से लेकर के 2023 तक के प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर रहे हो और फिर ये आपके लघुत्तरीय प्रश्न है बच्चों, तो टाइम तो लगेगा ही ना।